इसके बाद देखो अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फोर स्टेटमेंट आर गिवन बिलो फॉर द रोटेशनल एनर्जी एट ए गिवन टेम्परेचर फॉर ए डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल। के डाइएटॉमिक मॉलिक्यूल है, उसके अंदर रोटेशनल एनर्जी के लिए अपने पास निम्न स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, है ना। फोर स्टेटमेंट है। विच ऑफ दीज स्टेटमेंट आर ट्रू, निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो आपको वो ट्रू है, ठीक है। तो पहला देखो क्या कह रहा है, इट ओबेज मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन को ये फॉलो करता है, बिल्कुल सही बात है। मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही इक्विपार्टीशन थ्योरम आती है, ठीक है, जिसके अकॉर्डिंग प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड जो एनर्जी है वो 1/2 kT होती है, ठीक है। तो ये उसको फॉलो करता है, पहली बात सही है। इट हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑल द मॉलिक्यूल। सेम वैल्यू नहीं कह सकते, एवरेज सेम वैल्यू, कि मतलब प्रत्येक डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड जो अपने पास होगी एनर्जी, ये रोटेशनल एनर्जी, एवरेज रोटेशनल एनर्जी रिलेटिव टू ईच मॉलिक्यूल, वो कितनी होगी, हाफ kT ही होगी, ठीक है। तो ये उस अकॉर्डिंग सही हो सकता है, वरना सही नहीं होगा। इट इज इक्वल टू द ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी फॉर ईच मॉलिक्यूल, इट इज रिलेटेड टू द 2/3 ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ईच मॉलिक्यूल। मतलब या तो इक्वल है या 2/3, मतलब दोनों एक साथ सही नहीं हो सकते। थर्ड और फोर्थ कभी भी एक साथ सही नहीं होंगे, है ना। तो एक तो अपने को इनमें से चेक करना है, पहला सही है यही, पहला तो सही होगा ही होगा, ठीक है। पहला सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है। अब अपने को देखना है, सेकंड भी सही है अपने पास, ठीक है, सेम वैल्यू होती है इसकी, ठीक है, एवरेज सेम वैल्यू होती है। तो सेकंड भी अपने पास सही है, ठीक है। अब बच गया फोर्थ और थर्ड। थर्ड और फोर्थ में से देखना है अपने को। तो आप देखो, जो अपने पास डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है, उसके लिए अपने पास डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी आती है, आती है एनडी माइनस का के, ठीक है। एनडी मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इसमें कितने हैं, तो डाई एटॉमिक है तो दो हो जाएंगे। और वो बात करें डायमेंशन, डायमेंशन हमेशा बात 3D की रहेगी जब तक नहीं बोली जाती। के मतलब कंस्टेंट कितने, डायटोमिक है तो इस तरीके से जुड़े होंगे, तो एक कंस्टेंट है, मतलब बॉन्ड एक है, तो एक गया, 2 × 3 6 माइनस का एक है, कितना आ गया 5। डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी 5। 5 में 3 कौन सी होती है, ट्रांसलेशन वाली होती है, और 2 कौन सी होती है, रोटेशनल वाली होती है, ठीक है ना। तो जो काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, उसके अंदर 3 है, 3 गुणा 1/2 kT, ठीक है। ये होगी अपने पास कितनी, 3/2 kT, ओके। अच्छा, अपने पास जो रोटेशनल है, के ई रोटेशनल है, वो कितनी हो जाएगी, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है इसके पास, तो 2 गुणा 1/2 kT। तो ये कितना आ जाएगा, 2 से 2 गया, ये इज इक्वल टू आ गया kT। तो ये आ गया kT, ये आ गया 3/2 kT, ठीक है। अब देखो, जो ये अपने पास रोटेशनल वाली है, के ई रोटेशनल है ना, इसको क्या लिख सकते हो तुम, kT बनाना है। ये kT कब बनेगी, जब तुम इसको 2/3 से गुणा कर दो, तो 2/3 इंटू का के ई ट्रांसलेशन जो है ना, वो क्या है, के ई रोटेशनल है। क्या है, के ई रोटेशनल है। तो अपने पास क्या आ जाएगा कि जो अपने पास रोटेशनल एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, देखो 2/3 हो जाएगी, है ना, 2/3 ऑफ ट्रांसलेशन एनर्जी। फोर्थ स्टेटमेंट सही है, फोर्थ तो सही है ही, तो ये दोनों तो हो ही नहीं सकते, ठीक है। तो पहला सही है, फोर्थ सही है, और सेकंड भी सही है अपने पास, ठीक है ना। कि एवरेज वैल्यू होती है सभी मॉलिक्यूल के लिए, रोटेशनल जो अपने पास सभी वैल्यू के लिए क्या होती है, सेम वैल्यू होती है, ठीक है। एक स्टेटमेंट, एक बात और भी देख लेते हैं, इट हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑल द मॉलिक्यूल। क्या डायटोमिक के लिए, ट्राइएटोमिक के लिए, सबके लिए सेम होती है, ये देख लो, आ जाओ। ट्राइएटोमिक की अगर अपने बात करें तो ये क्या हो जाएगा, एन नंबर ऑफ एटम्स कितने हो जाएंगे, 3, और ये हो गई 3D, ठीक है। कंस्टेंट देखो, अगर ये लीनियर है तो ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है, 2 बॉन्ड रहेंगे, तो ये हो गए 3 3 9 माइनस का 2, मतलब यहाँ कितने बचे 7, ठीक है। 7 में से अपने पास 3 क्या रहेंगी, ट्रांसलेशन रह जाएगी, ठीक है। और रोटेशनल की बात करें, रोटेशनल की बात करें तो ये थोड़ी बहुत यहाँ ज्यादा हो सकती है, ठीक है। अगर ये वो होता, नॉन लीनियर होता, तो ये 3 आता, तो 3 3 9 माइनस का 3, तो ये बचता 3 3 9 माइनस का 3, तो ये बचता 6, ठीक है। 3 वो होती, 3 वो होती, इसका मतलब तुम क्या समझे, ये क्वेश्चन ये नहीं है, इट हैज द सेम वैल्यू फॉर ऑल द मॉलिक्यूल। सभी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए ये वैल्यू समान है, ये बिल्कुल सही बात है इसकी, ठीक है ना। कि सभी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए जो तुम्हारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी आती है वो समान रहेगी, जिसका मान कितना रहेगा, kT रहेगा, समझे क्या। अपने पास ये ट्राइएटॉमिक के लिए अलग होगा, मोनोएटॉमिक के लिए तो होगा ही नहीं, ठीक है। तो सभी डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या होती है, समान होती है। तो पहला सही है, सेकंड सही है, फोर्थ सही है, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ ही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में दो तुम्हें दिए गए हैं। द एम्पियर इज दैट कांस्टेंट करंट व्हिच इज मेंटेन्ड इफ इन टू स्ट्रेट पैरेलल कनेक्टिंग कंडक्टर्स ऑफ इनफिनिट लेंथ ऑफ नेग्लिजिबल सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एंड प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट इन वैक्यूम would produce between these conductors a force equal to 2 × 10⁻⁷ Newton per meter of length।
अब ये जो है ना कि दो अपने पास वायर है, उनको 1 मीटर की 1 मीटर की डिस्टेंस पे अपने रखा है, ठीक है। तो उनके बीच जो फोर्स लग रहा है पर यूनिट लेंथ वो कितना होता है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। इतना फोर्स तुम्हारे पास लगता है, ठीक है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ कितना आ रहा है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर आ रहा है, ठीक है। इतना फोर्स अगर लगता है, ये अपने पास 1 एम्पियर की डेफिनेशन थी। कब? पहले पहले ये डेफिनेशन थी कि पर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लग रहा है वो इतना लग रहा है, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर अगर फोर्स लगता है तो वो अपने पास कौन सी कितनी करंट कहलाएगी, वो उन वायर के अंदर 1 एम्पियर कहलाएगी। कितनी कहलाएगी? 1 एम्पियर अपने पास करंट कहलाएगी। सेकंड क्या आता है, द एम्पियर ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट चार्ज इनटू टाइम, ये गलत दे दिया, चार्ज पर यूनिट टाइम देना था। इज डिफाइंड बाय टेकिंग द फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द एलिमेंट्री चार्ज ई टू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। हियर सेकंड द ऐसा यूनिट ऑफ टाइम इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अनपर्टर्ब्ड ग्राउंड स्टेट हाइपरफाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी डेल्टा न्यू सी एस ऑफ द सीजियम -133 एटम, ठीक है। सेकंड क्या दे रही है अपने पास, सेकंड कह रहा है कि जो करंट की जो यूनिट है वो क्या आएगी, चार्ज पर यूनिट टाइम से आ जाएगी, ठीक है। तो फिक्स्ड वैल्यू ऑफ ई रहेगी, वहां से अपने पास एम्पियर आएगा। सही बात है, 1 एम्पियर इजिकल टू कितना होता है, 1 एम्पियर इजिकल टू होता है 1 कूलम/1 सेकेंड, ठीक है। तो और आज ये पूरा क्वेश्चन पढ़ो क्या है, विच वन ऑफ द टू इज करंटली एडोप्टेड करेक्ट एक्सप्लेनेशन। कौन सी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है और कौन सी करंटली एडोप्टेड, जो वर्तमान में एक्सेप्ट की जा रही है। तो वर्तमान में जो 1 एम्पियर है इसको हम इस तरीके से ही परिभाषित करते हैं कि 1 कूलम/1 सेकेंड, ठीक है। तो वर्तमान के हिसाब से सेकंड वाली सही है। जो आपके ऊपर वाला स्टेटमेंट है वो पुराना है, ठीक है ना, पहले ऐसे एक्सेप्ट किया जाता था, अब इसको ऐसे जो है एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ इंटेंसिटी फॉल ऑन ए सरफेस kept in vacuum and exert radiation pressure P on it. Which of the following statement in this regard are true? निम्न में से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है तुम्हारे पास, ठीक है। रेडिएशन प्रेशर इज I/C इफ द वेव इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब, सही बात है। अगर कंप्लीटली एब्जॉर्ब होती है तो वो I/C लगता है, अगर कंप्लीटली रिफ्लेक्ट होती है तो वो 2I/C लगता है, ठीक है। तो रेडिएशन प्रेशर इज I/C इफ द वेव इज कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड, I/C इफ रिफ्लेक्टेड नहीं, I/C रिफ्लेक्टेड में नहीं होगा, I/C सिर्फ और सिर्फ एब्जॉर्ब के लिए होगा, 2I/C इफ कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड, ठीक है। तो ये भी सही है और ये भी सही है। अगला क्या है, रेडिएशन प्रेशर इज इन द रेंज I/C से लेकर के 2I/C के बीच में आपका क्या है, रेडिएशन प्रेशर होगा कब, रियल सरफेस है। रियल सरफेस होने का मतलब क्या है, वो न तो कंप्लीटली रिफ्लेक्टिव होती है, ठीक है, और न उसके अंदर कंप्लीटली क्या होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, ठीक है। न तो कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन होता है, न कंप्लीटली क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। तो उसके अंदर जो प्रेशर होगा वो दोनों के क्या रहेगा, बीच का रहेगा, दोनों के क्या रहेगा, बीच का रहेगा। तीसरा भी सही है, पहला भी सही है और चौथा भी सही है, पहला तीसरा चौथा सही है। तो दूसरा कह रहा है रेडिएशन प्रेशर I/C होगा अगर रिफ्लेक्ट कर दी कंप्लीटली, तो दूसरा गलत है, पहला तीसरा चौथा सही कर दो, पहला तीसरा चौथा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक मेटल प्लेट है, एक मेटल प्लेट है इज गेटिंग हीटेड, वो गर्म हो रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द रीजन ऑफ दिस इफेक्ट, तो क्या रीजन हो सकते हैं उसके ऐसा होने की, ठीक है। एक करंट फ्लो हो रही है, एसी हो चाहे डीसी हो, पासिंग थ्रू द मेटल प्लेट, सही बात है बिल्कुल। करंट जब फ्लो होती है तो हीटिंग इफेक्ट आता है, उसके कारण वो गर्म हो सकती है। सेकंड क्या कह रही है, द प्लेट इज प्लेस्ड इन स्पेस वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से प्लेट गर्म हो जाएगी। आई डोंट थिंक ऐसा होगा, ठीक है, जो टाइम के साथ वेरी नहीं करता, ऐसा नहीं है, ठीक है। इट इज प्लेस्ड इन टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, ये बात सही है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उससे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा, और अगर उससे टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है तो वहां EMW बनेगी, लाइट बनेगी, है ना, हमारे पास फोटॉन्स बनेंगे, और वो फोटॉन्स है वो क्या करेंगे, उसको हीट देंगे, उसको गर्म करेंगे। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है और तीसरा स्टेटमेंट भी क्या है यहाँ पे सही है, ठीक है ना। फोर्थ क्या है, ओनली डीसी करंट इज पासिंग थ्रू द प्लेट, ये सही नहीं है, जरूरी थोड़ी डीसी जाए, ए से जाएगी तो भी गर्म होगा, हीटिंग इफेक्ट तो भी आएगा। पहला भी सही है और तीसरा भी सही है, तो यहाँ अपने पास क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कि अपने पास कौन सा सही है बताओ, पहला और तीसरा, ठीक है। तो पहला और तीसरा का ये रहा, पहला और तीसरा अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा, बाकी क्या है गलत है। नेक्स्ट देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बाल्मर सीरीज, बाल्मर सीरीज के अकॉर्डिंग
for the hydrogen atom in accordance with the Bohr's model. It can be observed if we measure the frequency of light and when an excited atom falls to the ground state. क्या कह रहा है, बामर सीरीज की बात की है ना, तो लाइमन बामर, बामर कब आएगी, जब तुम्हारे पास वो n इजिकल टू 1 में नहीं, n इजिकल टू 2 में आएंगे, ठीक है ना, सेकंड में आएंगे अपने पास, समझ रहे हो ना, n इजिकल टू 2 में आएंगे तब अपने पास क्या आएगी, बामर सीरीज आएगी, चाहे वो ऊपर वाले से आए, चाहे उससे ऊपर वाले से आए, चाहे उससे ऊपर वाले से आए, तब बामर सीरीज आएगी. इट कैन बी ऑब्जर्व्ड इफ वी मेजर द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इमिटेड व्हेन एन एक्साइटेड एटम फॉल्स टू द ग्राउंड स्टेट. ग्राउंड स्टेट में नहीं भाई साहब, फर्स्ट एक्साइटेड के अंदर, इसके अंदर आना चाहिए, तो ग्राउंड स्टेट वाला तो हो गया गलत. नेक्स्ट क्या कह रहा है, इट इज ऑब्जर्व्ड एज ए सीक्वेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी विद द हायर फ्रीक्वेंसी गेटिंग क्लोजली पैक्ड. ये भी हो सकता है. इट कैन बी ऑब्जर्व्ड बाय एनी ट्रांजिशन इन ए हाइड्रोजन एटम स्पेक्ट्रम. एनी, कोई भी चलाए, चाहे मतलब कोई भी चलाए, ऐसा थोड़ी है अब इससे इसमें आ रहा है तो अपने को बम्पर थोड़ी मिलेगी, है ना, तो ये वाला भी गलत है, मतलब ये भी गलत है और ये भी गलत है. अब ये देखो एक स्टेटमेंट बचा और आंसर देखो, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड ओनली और फर्स्ट एंड थर्ड ओनली. फर्स्ट थर्ड तो है ही नहीं, फर्स्ट थर्ड तो है ही नहीं, फर्स्ट थर्ड तो है ही नहीं, सेकंड एक ही बचा है, तो आंसर क्या हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा कि वो क्लोजली पैकिंग जब तुम्हें होगी तब वो मिल सकती है. कैसे, ये देखो ये दो है तुम्हारे पास, ठीक है, तो ये इससे आएगी, ये इससे आएगी, ये इससे आएगी, तो इनका जब तुम लोगे फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर इसका स्पेक्ट्रम लोगे तो क्लोजली लाइंस जो है वही तुम्हें मिलेगी. तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा. नीचे आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 ओनली. ठीक है, नेक्स्ट देखो, एन ऑब्जेक्ट अप्रोचेज एक कन्वर्जेंट लेंस. एक ऑब्जेक्ट है वो कन्वर्जेंट लेंस जो तुम्हारे पास है, कन्वर्जेंट लेंस कौन सा होता है तुम्हारे पास, उत्तल वाला, ठीक है, ये वाला जो लेंस है, ठीक है ना, इसकी तरफ आ रहा है. कन्वर्जेंट लेंस फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द लेंस विद यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकंड. एक ऑब्जेक्ट आ रहा है इसकी तरफ कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है, आ रहा है. एंड स्टॉप एट द फोकस, इसके फोकस पे आके रुक जाता है, इसके फोकस पे आके रुक जाता है. जैसे जब इसके फोकस पे वो आ रहा होगा, जब फोकस पे पहुंचने वाला होगा तो ये इधर अनंत अनंत पे पहुंचने वाला होगा, है क्या नहीं, है क्या नहीं, कोई वस्तु फोकस पे होती है तो अनंत पे होती है, फोकस पे आ रही है तो अनंत पे जा रही है, ठीक है ना. एंड स्टॉप एट द फोकस, फोकस पे रुक जाती है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द इमेज दस प्रोड्यूस्ड. तो इमेज जो प्रोड्यूस हो रही है उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा. पहले देखो क्या लिखा हुआ है, इट मूव अवे फ्रॉम द लेंस विद ए यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकंड. देखो मूव तो अवे ही करेगा, मूव तो अवे करेगा, मूव तो अवे करेगा, मूव तो अवे करेगा, मूव टुवर्ड्स नहीं करेगा. पहला बात तो ये सही होगी. दूसरी बात, जितनी स्पीड से आ रहा है ना उतनी स्पीड से जाएगा नहीं, ये ध्यान रखना. उससे ज्यादा से जा सकता है, उससे कम से जा सकता है, सेम उसी स्पीड से नहीं जाएगा. ठीक है, वो आप क्या निकालोगे, डी यू बाई डी टी निकालोगे ना, जब अपने पास आप लेंस सूत्र यूज करोगे, 1/v माइनस का 1/u इजिकल टू 1/f, यहाँ से आप डी वी बाई डी टी निकालोगे, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ डी यू बाई डी टी से अलग आएगा, ठीक है, डी यू बाई डी टी से क्या आएगा, अलग आएगा, समझ रहे हो ना. तो वो सेम स्पीड नहीं रहेगी कभी भी, विद यूनिफॉर्म स्पीड नहीं. यूनिफॉर्म एसिलेशन पता नहीं, यूनिफॉर्म कैसे कह सकते हैं पता नहीं, है ना, तो नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन. इट मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस विद ए नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन, ये सेम एसिलेशन से उसके पास नहीं आ रही होगी, तो यहाँ पे अपने पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा आ जाएगा, इट मूव्स अवे फ्रॉम द लेंस विद ए नॉन यूनिफॉर्म एसिलेशन. ओके, यहाँ ऑप्शन नंबर अपने पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू पॉइंट्स आर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर एंड 15 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑसिलेशन. की टू पॉइंट है अपने पास, लोकेटेड है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर एंड 15 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑसिलेशन. मान लो सोर्स ऑफ ऑसिलेशन क्या है, ये है, तो इससे एक तो कितने मीटर की दूरी पे है, 10 मीटर की दूरी पे है, दूसरा इससे कितने मीटर की दूरी पे है, 15 मीटर की दूरी पे है, ठीक है. द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज, टी कितना है अपने पास, 0.05 सेकंड है, ठीक है. द स्पीड ऑफ द वेव इन दैट मीडियम इज दिस, जो स्पीड है इसके इस मीडियम, द वेव इन दैट मीडियम इज 300 है मीटर पर सेकंड, ठीक है, इतनी स्पीड है. व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑसिलेशंस ऑफ टू पॉइंट. तो फेज डिफरेंस क्या आएगा, डेल्टा फाई जो है वो अपने पास क्या आएगा, देखो डेल्टा फाई जो होता है ना, वो क्या होता है, वो होता है पाथ डिफरेंस इनटू का 2 पाई बाय लैम्डा, ये होता है. अब अपने को चाहिए सारे मान, देखो पाथ डिफरेंस अपने को दे दिया, पहला पॉइंट यहाँ है, दूसरा पॉइंट यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में अपने को क्या निकालना है, फेज डिफरेंस निकालना है ना. टू पॉइंट्स आर लोकेटेड एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर एंड 15 मीटर फ्रॉम द सोर्स ऑफ ऑसिलेशंस. द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन इज 0.05 सेकंड. द स्पीड ऑफ वेव इन दैट मीडियम इज 300 मीटर पर सेकंड. व्हाट इज द फेज डिफरेंस बिटवीन द ऑसिलेशन ऑफ टू पॉइंट. फेज डिफरेंस अपने को निकालना है कि फेज डिफरेंस जो है वो यहाँ कितना आ जाएगा, ठीक है ना, फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, तो वो क्या आएगा देखो,
अपने को क्या क्या ये क्या चाहिए, पार डिफरेंस चाहिए, तो ये 10 पे 15 पे है, तो ये 5 आ गया डायरेक्टली 5 मीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनटू 2 पाई का 2 पाई आ गया, लेमडा चाहिए। अब लेमडा देखो क्या होता है, न्यू इज इक्वल टू होता है वी बाय लेमडा, तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा क्या, वी बाय न्यू। ठीक है, तो वी बाय न्यू हो गया लेमडा का मान। ठीक है, अब देखो आपको वी दिया हुआ है क्या, 5 इंटू 2 पाई, नीचे वी दिया हुआ है क्या, हाँ दिया हुआ है कितना, 300। ठीक है, अब चाहिए न्यू, न्यू दिया हुआ है कि न्यू नहीं दिया हुआ, टी दिया हुआ है, तो न्यू क्या होता है 1/t, तो 1/t रख दोगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, न्यू आ जाएगा। इसको सोल्व करो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। सोल्व करो इसको, क्या आएगा देखो, ये गए 100 गया यहाँ से, तो 100 यहाँ से जाएगा। ठीक है, 5 यहाँ से 5 गया, तो ये कितना बचा, 2/3 पाई। ये अपने पास क्या आ जाएगा, 2/3 पाई अपने पास क्या आएगा, फेज डिफरेंस आ जाएगा। 2/3 पाई फेज डिफरेंस रहेगा। ठीक है ना, दोनों बीच, एक 10 पे एक 15 पे, दोनों बीच फेज डिफरेंस कितना रहेगा, 2/3 पाई रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैज द हाईएस्ट फोटोन एनर्जी। कौन से रेडिएशन के पास हाईएस्ट एनर्जी है, तो गामा के पास। ठीक है ना, आपने वो पढ़ा होगा शायद, सबसे ज्यादा होती है रेडिएशन, सबसे ज्यादा एनर्जी का हो या फ्रीक्वेंसी का हो, तो वो होती है गामा की, फिर एक्सरे की, फिर यूवी की, एक मिनट, यूवी, विजिबल, आईआर, ठीक है, रेडियो, और यहाँ आ जाएगी माइक्रो, आई थिंक ऐसा कुछ होता है। ठीक है, गामा रे, एक्सरे, ठीक है, उसके बाद कौन सी बचती है, विजिबल, नहीं यूवीजी वाला की ये रहा, गामा की हाईएस्ट एनर्जी है और रेडियो की सबसे कम एनर्जी है, तो हाईएस्ट एनर्जी वाली पूछे तो कौन सी हो जाएगी, गामा रेज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। कैसा कैपेसिटर है अपने पास, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जिसकी प्लेट का एरिया कितना है, ए है, और सेपरेशन कितनी है, डी है, इज कनेक्टेड टू ए बैटरी वी। इसको एक बैटरी वी से कनेक्ट किया गया, ठीक है, कर दिया। ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस d/2 एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k fully covers the area and is inserted between the plates touching the one plate, the new change on the कैपेसिटरीज। क्या कह रहा है देखो, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया कितना है, ए है। ठीक है, ये अपने पास कैपेसिटर है जिसका प्लेट एरिया कितना है अपने पास, ए है। ठीक है, सेपरेशन कितनी है दोनों के बीच में, डी है। ठीक है, कनेक्ट किया गया बैटरी से, ये हो गया वी। ओके, ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस d/2, ये था अपने पास, ये ए है, ये डी है, इसमें कुछ भरा नहीं है, तो ऑप्शन नोट आ गया, ये आ गया वी। तो अब देखो इसका कैपेसिटेंस कितना है, इसका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। सिंपली पहले इतना है। ठीक है, अब क्या किया, ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस d/2, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसमें डाल दी जिसकी थिकनेस कितनी है, d/2 है। इसकी थिकनेस कितनी है, ये पूरी d थी तो ये d/2 है। ठीक है, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, k है। कितना है वो, k है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, कवर्स फुल्ली एरिया, इस एरिया को कवर कर रही है। ठीक है, ये आधा भाग खाली है। तो बताओ कि चार्ज कितना होगा कैपेसिटर पे, द न्यू चार्ज ऑन द कैपेसिटर। अब कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कितना होगा, ठीक है, अपने पास क्यू बराबर क्या होता है, सी इंटू का वी। पोटेंशियल को हमने छेड़ा ही नहीं है, तो ये वी का वी रहेगा। अब अपने को चेंज आता है सिर्फ और सिर्फ सी में। ठीक है, अब सी कैसे लिखते हो आप, यहां से देखो, सी लिखा जाता है ए बाय डी बाय एप्सिलॉन, d1/एप्सिलॉन नोट प्लस d2 बाय एप्सिलॉन नोट एप्सिलॉन आर। ठीक है, इसमें d2 में क्या भरा हुआ है, एप्सिलॉन आर कह दो या k वाला सब्सटेंस भरा हुआ है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a अपॉन d1, मतलब कितनी दूरी में, d/2 दूरी में कुछ नहीं है। ठीक है, और d/2 दूरी के अंदर अपने पास क्या आ गया, अपने पास k डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला सब्सटेंस आ गया। तो इस तरीके से होगा, इसको सोल्व करो, ऊपर जाएगा तो ये देखो यहाँ से d/2 कॉमन है, तो d/2 कॉमन लोगे तो ये आएगा v, ये आएगा d, और ये आएगा 2। एप्सिलॉन नोट ऊपर जाएगा तो ये भी आएगा एप्सिलॉन नोट, और ऊपर आ गया a। तो नीचे क्या बचा, ये नीचे अपने पास बचा, देखो नीचे अपने पास बचा है 1/1 प्लस 1/k। इसको सोल्व करो, नीचे क्या आ गया, ये आ गया k प्लस 1, गुणा करोगे तो आएगा k। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये आ गया 2v एप्सिलॉन नोट a/d इंटू k/k+1। ठीक है, ये देखो कहाँ है, ये इतना ताम जाम इसी में है। तो ये आएगा 2k एप्सिलॉन नोट ए वी बाय डी k+1। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या आ गया, 2 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एन आइडियल फ्लूइड फ्लोज लेमिनरली थ्रू ए पाइप ऑफ नॉन यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। एक पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। द मैक्सिमम एंड मिनिमम रेडियस ऑफ द पाइप आर दिस एंड दिस। मैक्सिमम रेडियस आर मैक्सिमम और आर मिनिमम जो है वो कितनी है, ये मैक्सिमम 4.6.4 और मिनिमम कितनी है, 4.8 है। ठीक है, किसमें है, सेंटीमीटर में। ओके, ठीक है, द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम स्पीड। अगर रेडियस मैक्सिमम है तो वेलोसिटी क्या होगी, मिनिमम,
और अगर रेडियस मिनिमम है तो वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। है कि नहीं है। अपने को क्या निकालना है, अधिकतम व न्यूनतम चाल, मैक्सिमम टू मिनिमम स्पीड का रेशियो निकालना है। तो अपने को चाहिए v कैपिटल M और v स्मॉल m। ठीक है, अब अपने को पता है जब अपने पास स्पीड मैक्सिमम है तो जो एरिया होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा, यहाँ एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, और ये रेशियो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि अरे ये पता बड़ा नहीं क्या तुमने, a1 b1 इजिकल टू a2 v2। ठीक है, यही तो अपने पास है कंटिन्यूटी इक्वेशन, सातत्य समीकरण। ठीक है, तो यहाँ से अपने को चाहिए vm बाई vm, है ना, अधिकतम से न्यूनतम। तो यहाँ क्या आएगा, am तो आएगा ऊपर बड़ा वाला और नीचे आएगा am छोटा वाला। एरिया क्या होगा पाइप का, पाई आर स्क्वायर। तो बड़ी वाली तो ऊपर आएगी और छोटी वाली कहाँ आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। ठीक है, बड़ी वाली ये रही, छोटी वाली ये रही। तो ये इनका पाई से पाई गया, आर रेडियस का स्क्वायर, तो 6.4 बटा 4.8 इसका आएगा स्क्वायर। अब देखो मैक्सिमम वाला है ना, इसके साथ क्या था, मिनिमम वाला था, तो मिनिमम वाला नीचे आ गया इधर। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो 16 3 48 और 16 चौके 64, तो 4/3 स्क्वायर करोगे तो 4 चौक 16 और बटा 9, 16/9 क्या आएगा, 16/9 ये आना चाहिए। अभी स्टूडेंट ने गलत कर दिया, कैसे, अधिकतम और न्यूनतम चाल का रेशियो कम हो ही नहीं सकता, अधिकतम वाली ज्यादा है ना न्यूनतम वाली, सिंपल सी बात है। तो ये 16/9 ही आएगा, बाकी नहीं आ सकता। ठीक है, अगर इस हिसाब से तुम काटते ना, 2 ऑप्शन तुम पहले ही काट देते, फिर तुम्हें 2 ही सोचना पड़ता। बाकी इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो क्या आएगा, ये सेकंड वाला आ जाएगा। ठीक है, ये अपने पास 30 क्वेश्चन जो है अपने सोल्व कर लिए। बाकी के 10 क्वेश्चन जो है वो मैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर तुम्हें सब्जेक्टिव वाले जब करवाऊंगा तब करवा दूंगा। ठीक है, बाकी मैंने चीजें आपको बताई दी है। एनवीएस केवीएस का पेपर इतना टफ नहीं आएगा जितना ईएमआरएस का पेपर थोड़ा सा टफ आपको दिख रहा है उतना। ठीक है, थोड़ा सा ये मैं कहूंगा मॉडरेट लेवल का पेपर है, मैं इसको इजी नहीं कहूंगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा इजी है, ये सारे क्वेश्चन हो रहे हैं घर बैठ के, तो ऐसा नहीं है भाई, इतना भी इजी नहीं है ये पेपर। देखते हैं पहली बार करते हैं तो इजी लगता है, थोड़ा एनालिसिस करते हैं, ठीक है, एक्सपीरियंस के साथ पता चलता है वो इजी था, टफ था या मॉडरेट था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसके बाद अपने पास है 31 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, इसमें पहला देखो क्या है, स्केलर बीइंग ए प्रेशर बीइंग ए स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट जो है उनको आप देखिए और बताइए निम्न में से क्या है ना। तो पहला क्या है, प्रेशर इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू एरिया एंड बोथ आर वेक्टर। ठीक है, प्रेशर इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स टू एरिया, it is the ratio of the component of the force normal to area, it does not depend on size of the area considered, pressure could be anisotropic in a fluid at rest, hydrostatic pressure transmits equally in all direction, how many of the above statement are true। कि जितने तुम्हें स्टेटमेंट दिए गए ऊपर टोटल 6 स्टेटमेंट तुम्हारे पास है, इनमें से कितने स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, 2 सही है यहाँ पे, या 3 सही है, या फिर 4 सही है, या फिर 5 सही है। ठीक है ना, ये अपने को बताना है। ठीक, आ जाओ देखो तो इसके अंदर पहला क्या है, प्रेशर इज द रेशियो ऑफ फोर्स टू एरिया एंड बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है ना, कि यहाँ पे एक फोर्स भी होता है और एरिया भी होता है, और दोनों क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है ना, दोनों क्वांटिटी वेक्टर नहीं है। यहाँ जो फोर्स लगते हैं ना उसका अपने वेक्टर कंपोनेंट नहीं लेते, उसका अपने कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, जो इस डायरेक्शन में हो। ठीक है ना, जैसे वेक्टर होगा, मतलब मान लो वेक्टर इस डायरेक्शन में है, तो अपने ये पूरा नहीं लेंगे, इसका जो कंपोनेंट इस एरिया के परपेंडिकुलर आएगा ना, अपने लिए फोर्स का सिर्फ और सिर्फ वही कंपोनेंट अपने काम का है। ठीक है, तो फोर्स को यहाँ आप एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं मान सकते। तो ये क्या, इसने क्या बोला है, फोर्स और एरिया जो है दोनों वेक्टर है, नहीं, एरिया यहाँ वेक्टर है, फोर्स का सिर्फ नॉर्मल कंपोनेंट ही काम में आता है, ये वाला सिंपल वाला जो हॉरिजॉन्टल वाला होगा वो काम में नहीं आएगा, तो आप फोर्स को वेक्टर नहीं बोल सकते। तो ये पहला हो गया गलत। ठीक है, पहला गलत हो गया। ठीक है, प्रेशर इज द रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स टू एरिया। ठीक है ना, कि फोर्स का मैग्नीट्यूड और एरिया, नहीं, फोर्स का पूरा मैग्नीट्यूड नहीं लेते हैं, यहाँ पे जो फोर्स लग रहा होगा उसको पूरा मैग्नीट्यूड नहीं लेंगे, वो जो सिर्फ इस डायरेक्शन में होगा ना सिर्फ उसी को लेंगे, तो ये भी नहीं है। थर्ड क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स नॉर्मल टू द एरिया, यही सही, ये सही बात है। ठीक है ना, कि फोर्स का जो कंपोनेंट आपके नॉर्मल जा रहा है, फोर्स का जो कंपोनेंट अपने पास नॉर्मल जा रहा है और जो एरिया है अपने पास, इन दोनों का रेशियो है वही क्या कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही है अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट देखो, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द एरिया कंसिडर्ड, कि मान लो आप पूरे इस एरिया पे प्रेशर की बात कर रहे हो। ठीक है ना, तो आपके लिए सैंपल साइज ही है, सैंपल साइज क्या ही है, और इसके अंदर आप इस एरिया पे प्रेशर की बात करोगे ना, तो आपका प्रेशर सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है, और कितना आपका एरिया है। ठीक है, इसने क्या बोला, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द एरिया कंसीडर्ड, कि जो आप एरिया कंसीडर कर रहे हो ना, कंप्लीट सैंपल साइज जो है आपका उस पर डिपेंड नहीं करेगा। तो ये बात सही है। ठीक है ना, जो छोटी सी कंपोनेंट की अपनी बात करते हैं उसके ऊपर ही वो डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो ये सैंपल साइज पे डिपेंड नहीं करेगा, ये बात भी इसकी सही है।
प्रेशर कुड बी एन आइसोट्रोपिक इन ए फ्लड एट रेस्ट। नहीं, पास्कल क्या कहता है कि जो प्रेशर होता है ना वो किसी पॉइंट के ऊपर सब दिशाओं में समान होता है, ठीक है ना, इस तरीके से होता है। और एक आप ये भी रख सकते हो कि सेम हाइट के ऊपर जो पॉइंट्स हैं उन पे प्रेशर क्या होता है, समान होता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि इन्होंने क्या बोल दिया, एन आइसोट्रोपिक बोल दिया कि एक फ्लड है, पानी फ्लूइड है अपने पास, पानी के अंदर मान लो बीच वाला पॉइंट है, ठीक है। तो वो हर डायरेक्शन में वहां अगर आप प्रेशर देखोगे ना, सभी साइड के अंदर प्रेशर क्या होगा, सेम होगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, यहाँ अलग, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसने बोला एनाइसोट्रोपिक मतलब अलग अलग होगा, तो ये बात गलत, तो ये भी हमने काट दी। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर ट्रांसमिट इक्वली इन आर डायरेक्शन। ये बात सही है कि मतलब मान लो ये पाइप है, तो यहाँ पे बात करोगे तो इससे जो प्रेशर है वो सारे डायरेक्शन में क्या होगा, इक्वली ट्रांसफर होगा, ट्रांसमिट होगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी अपने पास सही है। दूसरा, चौथा और छठा ऑप्शन जो अपने पास है, ठीक है, तीन ऑप्शन यहाँ पे अपने पास सही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर नंबर 3 अपने पास आ जाएगा। जो इस स्टूडेंट ने मार्क कर रखे हैं उन पे आपको ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, जो क्या है 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉर ए मोनोएटॉमिक आइडियल गैस, मोनोएटॉमिक आइडियल गैस के लिए आपको निम्न फॉर्मूले देखने हैं, ठीक है ना, और इन सिंबल के अपने यूजुअल मीनिंग है, ओके। तो आपको ये बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट आर ट्रू, निम्न में से ट्रू कौन से है, ठीक है। पहला देखो क्या होता है, सीपी माइनस का सीवी इक्वल टू क्या होता है, आर होता है, नो डाउट, ठीक है। तो पहला क्या हो गया अपने पास, सही हो गया, ठीक है, ठीक है। दूसरा क्या है, सीपी बाई सीवी इक्वल टू 1, सीपी बाई सीवी इक्वल टू 1 होता है क्या, नहीं ऐसा नहीं होता है, गामा होता है। सीपी बाई सीवी इक्वल टू क्या होता है, गामा होता है। अब तुम कहोगे सर मोनोटॉमिक है तो गामा का मान क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखो सीपी बाई सीवी, अपने पास सीपी सीपी हो जाएगा 5/2 आर, ओके, और सीवी हो जाएगा 3/2 आर। तो ये कितना आ गया, ये आ गया 5/3, कितना आ गया, 5/3 आ गया है ना। तो ये 1 जो है वो नहीं हो सकता, तो ये सही है। ये गलत हो गया, सीपी बाई सीवी इक्वल टू गामा है, ठीक है ना, ये तो गामा होता ही है, चाहे कौन सी भी, चाहे डायटोमिक हो, चाहे ट्राइटोमिक हो, चाहे मोनली एटोमिक हो, और चाहे मोनोएटोमिक हो, कौन सी भी हो, ठीक है। तो ये वाला भी क्या है, सही है। तो एक और ये तो सही हो गए, सीपी एंड सीवी आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, ठीक है, ये बात बिल्कुल सही है। कैसे, देखो सीपी का मान क्या है 5/2 आर, सीवी का मान क्या है 3/2 आर, ठीक है। तो ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ही है, तो पहला भी सही है, ठीक है, तीसरा भी सही है और चौथा भी सही है। तो पहला, तीसरा, चौथा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 4 तुम्हारे पास सही हो जाएगा। अब जो क्यू आता है ना, जो तुम डी क्यू निकालते हो वो आता है तुम्हारे पास एन सी वी डी टी आता है, ठीक है। जब तुम डी क्यू नहीं कह सकते, इसको डी क्यू भी कह सकते हो, डी यू भी कह सकते हो ना। और ये जो डी क्यू आता है एन सी पी डी टी, ठीक है, इसको डी क्यू और डी यू क्यों कह सकते हैं, क्योंकि इसमें डी डब्ल्यू क्या होता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट आप कह सकते हो, लेकिन अगर सीवी की बात करो और सीपी की बात करो तो ये दोनों क्या होती है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट ही होती है ना। स्पेसिफिक हीट ऑन कांस्टेंट प्रेशर और स्पेसिफिक हीट ऑन कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट देखो अपने पास क्या है, कंसिडर दीज टू स्टेटमेंट गिवन बिलो फॉर द प्राइमरी ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म। कि दो स्टेटमेंट तुम्हें दे रखे हैं, है ना, मैग्नेटिज्म के लिए, तो बताओ निम्न में से कौन से आपके लिए सही है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट क्या है, प्राइमरी ओरिजिन ऑफ मैग्नेटिज्म पूछा है कि कोई भी जो पदार्थ है अपने पास, कोई भी अपने पास जो मटेरियल है वो मैग्नेटिज्म शो करता है ना, चुंबक की तरह भी है वो दिखाता है जो भी मटेरियल, ठीक है। उसके लिए प्राइमरी रीजंस क्या हो सकते हैं, प्राइमरी रीजन अपने पास कुछ इस प्रकार है। पहला देखो क्या अपने पास, स्टेटमेंट नंबर 1, इट ओरिजिनेट्स बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एटॉमिक करंट। कि ये अपने पास मैग्नेटिज्म कहां से आएगा, कि उसके अंदर ना एटॉमिक करंट होगी, ठीक है, उस एटम के पास हो सकती है, ठीक है। दूसरा देखो क्या कह रहा है ये, वन ऑफ द रीजन ऑफ मैग्नेटिज्म इज इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना वो अपने पास एटम के अंदर दो तरीके की मोशन करता है, ठीक है। पहली मोशन कौन सी होती है, स्पिन होती है, और दूसरी मोशन कौन सी होती है, ऑर्बिटल मोशन होती है ना, ऑर्बिटल मोशन, ठीक है। ऑर्बिटल मोशन होती है, एक होती है स्पिन मोशन, एक होती है ऑर्बिटल मोशन। स्पिन मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी जगह पे घूमता है, ठीक है। और ऑर्बिटल मोशन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन जो है ना वो न्यूक्लियस जो है उसके चारों ओर घूमता है। इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के क्या होता है अपने पास चारों तरफ भी घूमता है। तो दो तरीके की यहाँ पे मोशन है, ठीक है ना। और जब इलेक्ट्रॉन क्या करता है, मूव करता है, ठीक है, जब भी कोई चार्ज क्या करता है, मूव करता है, तो वो करंट कैरिंग लूप की तरह बिहेव करता है। और जहां करंट आएगी, जहां तुम्हारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी आएगी, वहां तुम्हारा मैग्नेटिज्म आएगा। तो ये बात सही है कि इट ओरिजिनेट्स बिकॉज ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ एटॉमिक करंट, की एटॉमिक करंट के कारण तुम्हारा मैग्नेटिज्म आता है, ठीक है ना। एक चैप्टर का नाम ये तुम्हारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है, मतलब जहां करंट है वहां मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, ओके। तो ये स्टेटमेंट अपने पास क्या हो गई, ट्रू होगी। दूसरा देखो क्या है, वन ऑफ द रीजन ऑफ मैग्नेटिज्म इज इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कि मैग्नेटिज्म का एक रीजन क्या है तुम्हारे पास, इलेक्ट्रॉनों की स्पिन। ये बात भी सही है, जब इलेक्ट्रॉन स्पिन करेंगे, ठीक है, तो एक तरीके से चार्ज ही क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, चार्ज मोशन कर रहा है, चार्ज मोशन कर रहा होगा, तो करंट आएगी तो अपने पास क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ओके। तो यहाँ स्टेटमेंट 2 भी क्या है, सही है अपने पास, ठीक है। तो और
ये देखो करंट कहां से आती है, करंट आने की रीजन क्या है, करंट दो तरीके से आएगी, एक तो ऑर्बिटल मोशन से आएगी, एक स्पिन वाले से भी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेकंड वाला है ना फर्स्ट वाले का सही एक्सप्लेनेशन भी है, ठीक है ना। वन ऑफ द रीजन ऑफ मैग्नेटिज्म इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि मैग्नेटिज्म कहां से आया, करंट से, करंट कहां से आई, स्पिन से भी आई और ऑर्बिटल मोशन से भी आई, दोनों से आई, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, बोथ ऑफ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट सेकंड इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास, ए यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल सेल, एक थिन स्फेरिकल सेल है और वो यूनिफॉर्मली चार्ज है, ठीक है, जिसकी रेडियस कितनी है आर है और जिसपे टोटल चार्ज कितना है क्यू है, ओके। और ये अपने को दिया हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग could be the ratio of the electric field at point r is equal to r by 2 and at point r is equal to 2r, ठीक है ना। कि अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है अपने को कितने पे, r is equal to r by 2 पे, ठीक है, और r is equal to 2r पे, ओके। ये केस क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज नॉन कंडक्टिंग थिन स्फेरिकल सेल है, ठीक है, कुछ इस प्रकार से, कुछ ये इस प्रकार से, ठीक है। जब भी ये सेल होगी और इसकी रेडियस कितनी है r है, ठीक है ना, इसकी रेडियस कितनी है अपने पास कैपिटल आर है, इस पे चार्ज कितना है क्यू है, ठीक है। तो अपने को दो पॉइंट पे क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, सॉरी। पहला कौन सा r बाई 2, मतलब पहला इस पॉइंट पे निकालना है, ठीक है। दूसरा काम निकालना है 2r पे, मतलब ये तो r हो गई एक यहाँ, मतलब एक तो आपको मैग्नेटिक फील्ड यहाँ निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ निकालना है, इवन दूसरा निकालना है आपको यहाँ, ठीक है। अब देखो इन्होंने खुद बोल दिया क्या कि ये क्या है, स्फेरिकल सेल है। स्फेरिकल सेल है तो अंदर से खोखली है, ठीक है ना, अंदर से क्या है, होलो है, और जब अंदर से होलो होती है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है वो अपने पास क्या आता है, जीरो आता है। कितना आता है, जीरो आता है, ठीक। अब अपने को निकालना है बाहर, बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए अपने क्या करते हैं, गाउसियन सरफेस मानते हैं, ठीक है ना, गाउसियन सरफेस मानते हैं, ठीक है। ये रेडियस हो गई पूरी आर, तो गाउस का नियम यहाँ लगाओ, क्या हो जाएगा, ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब इसमें टोटल कितना चार्ज है, क्यू है, तो क्यू अपॉन क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, तो ई वेक्टर का तो हो गया ई, जो अपने को निकालना है, 2 है ना, तो 2 देख लो, ठीक है। ds, अब ये जो यहाँ जो स्फेयर बनेगा इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, 4 पाई आर स्क्वायर, इधर क्या है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या बना, ये अपने पास बन गया क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर आ गया, ठीक है ना। यहाँ से E2 क्या आ गया, E2 आ गया अपने पास ये क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ओके। E2 वेक्टर इज इक्वल टू क्या आ गया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आया, ये सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखो ये आर क्या है, हाँ ठीक है, आर स्क्वायर है, आर का मान क्या है, 2r है, तो यहाँ पे मान रखोगे, तो ये जो E2 है आपका, ये क्या आया, ये आया के क्यू अपॉन 2 दूनी 4 आर की स्क्वायर, है ना। अब देखो क्या पूछा इन्होंने, रेशियो पूछा है E1 और E2 का, ठीक है। तो E1 E2 का रेशियो देखो, E1 कितना है 0 और E2 कितना है के क्यू अपॉन 4 आर स्क्वायर, ठीक है ना, पाई एप्सिलॉन नॉट और है, ठीक है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो पहले ही था, ठीक है, ये इतनी चीज है। अब यहाँ जीरो है, यहाँ है, ये इतना है, ठीक है। तो इसे कैसे लिख सकते हो, जीरो रेशियो 1 के रूप में लिख सकते हो, क्यों, क्योंकि इसका दोनों, इसके उल्टे का दोनों साइड में गुणा कराओगे तो जीरो रेशियो 1 आएगा, ठीक है। जीरो के साथ जिस भी चीज का रेशियो अगर तुम लेते हो तो वो हमेशा वहां 1 ही रह जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ये आप समझ गए होंगे ना। सिंपल भी देख सकते हो, इस यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर का मान कितना है 2r, तो 2r का स्क्वायर, तो यहाँ आया 4r की स्क्वायर, ठीक है। जीरो के साथ में रेशियो तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आएगा 1, तो ये आ गया अपने पास कितना, 0:1, अंदर क्या होगा, 0 होगा और बाहर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से थोड़ा आप देख सकते हैं, सॉरी। नेक्स्ट देखो अपने पास क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट अपने पास क्वेश्चन नंबर 35 नंबर क्वेश्चन देखो, फॉर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन ए प्लेन, एक ऑब्जेक्ट जो है वो एक प्लेन में मूव कर रहा है, एक्सीलरेशन कैन बी 0, ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, एक प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है, एक्सीलरेशन कैन बी 0 इवन इफ द वेलोसिटी इज चेंजिंग, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है तो एक्सीलरेशन 0 कैसे होगा भाई साहब, वेलोसिटी जब चेंज हो रही है तो आपका जो एक्सीलरेशन है वो कभी भी 0 हो नहीं सकता, चाह के भी तुम उसको 0 नहीं कर सकते, वो कभी भी 0 नहीं होगा, ओके, ठीक है। एक्सीलरेशन कैन बी 0 नहीं हो सकता, पहला स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत। दूसरा क्या क्या कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट में चेंज डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही बात है, वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट में चेंज डायरेक्शन विदाउट चेंजिंग इन मैग्नीट्यूड। देखो जब तुम सर्कुलर पाथ में घूमते हो, जब कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूमता है ना, तो उसका जो स्पीड होती है या उसके वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो कभी भी चेंज नहीं होता, वहां चेंज क्या हो रहा होता है, उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही होती है ना। इसको अगर तुम यहाँ पे टेंजेंशियल लाइन खींचो, ये तुम्हारे पास सर्कुलर मोशन हो रही है, तो यहाँ वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, ठीक है, यहाँ इस डायरेक्शन में, यहाँ इस डायरेक्शन में, पर
ये सेम ही सर्कल में घूम रहा है, इसकी रेडियस देखो प्रत्येक बार क्या है, सेम है, तो इसकी जो स्पीड रहेगी हर बार वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, लेकिन इसका जो तुम्हारे पास क्या बोलते हो तुम इसको, डायरेक्शन है ना, ये क्या होगी, चेंज होगी। तो यही तो बात बोल रहा है, वेलोसिटी ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट में चेंज हो सकती है डायरेक्शन विदाउट चेंज इन मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड में चेंज आने के बिना भी। दूसरा स्टेटमेंट क्या है अपने पास, सही है, तो क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ क्या आ जाएगा, 4 अपने पास आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेज ऑफ 6 न्यूटन एंड 8 न्यूटन आर एक्टिंग ऑन ए स्मॉल बॉक्स ऑफ 5 केजी। ये एक स्मॉल बॉक्स है, ठीक है, और कितने केजी का है वो, 5 केजी का है, ठीक है, इस पे लिखा हुआ है अपने। और टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर फोर्सेज है 6 न्यूटन और 8 न्यूटन के, ठीक है ना। अब मान लेते हैं 8 न्यूटन कहाँ है, यहाँ है, ठीक है, अपने को नहीं पता कहाँ है, पर मान लेते हैं अपने 8 न्यूटन यहाँ है, और 6 न्यूटन मान लेते हैं यहाँ है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर इन्होंने दिया है, तो दोनों के बीच एंगल कितना है, 90 है, ठीक है, मैंने ये अपने अकॉर्डिंग मान लिया, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट फॉर द रिजल्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जब दो फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, जब दो फोर्सेज क्या है, परपेंडिकुलर है, तो उनका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा ना, वो कैसे आएगा, उनका रिजल्टेंट फोर्स आता है अपने पास F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर। कंप्लीट फॉर्मूले की बात करूं तो वो आता है F1 F2 कोस थीटा, बट यहाँ कोस थीटा क्या है, 90 है, दोनों के बीच एंगल कितना 90 है, तो कोस नंबर क्या हो जाएगा, 0, तो ये तो गया, ठीक है। तो क्या है, रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस रूट ऑफ F2 स्क्वायर रूट ऑफ F1 स्क्वायर। F1 कितना है, 6 है, तो 6 छिके 36, तो ये आएगा 36, और 8 8 64, तो ये आएगा 64, जोड़ोगे तो ये आएगा 100, 100 का रूट करोगे तो ये आएगा अपने पास 10 न्यूटन, ठीक है। मतलब इस ऑब्जेक्ट के ऊपर टोटल फोर्स कितना लग रहा होगा, 10 न्यूटन लग रहा होगा, ठीक है। एफ इजिकल टू क्या होता है, एफ इजिकल टू अपने पास होता है एम ए। इस बॉक्स का मास कितना है, मास है 5 केजी, तो ये आ जाएगा 5 केजी इंटू ए, तो यहाँ से ए कितना आ जाएगा 10/5 बराबर आ जाएगा अपने पास क्या, 2 न्यूटन, ठीक है। 10/5 इजिकल टू अपने पास क्या आ जाएगा, 2 न्यूटन आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखो, ये अपने पास क्या आ गया, एसिलेशन आ गया है ना, रिजल्टेंट एसिलेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, ये सही है, ये सही है, ये दोनों ऑप्शंस गए, ठीक है। अब क्या पूछा है, इसकी डायरेक्शन पूछिए, ठीक है। तो इस एसिलेशन की डायरेक्शन क्या आएगी, ठीक है ना। अब देखो इस फोर्स की डायरेक्शन ये आएगी, है कि नहीं, तो एसिलेशन की डायरेक्शन भी ये आएगी। मान लेते हैं ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा होगा, तो ये अपने पास क्या हो जाएगा, ये कितना है, यहाँ 8 न्यूटन है, और ये कितना हो गया ऊपर की तरफ 6 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ से टेन थीटा कितना आएगा, टेन थीटा यहाँ से आ जाएगा अपने पास L/A, है ना, लाल बटा कक्का, है ना, इस तरीके से अपने निकालते हैं। तो लंब बटा आधार, इसके लिए लंब कितना है, ये है, ठीक है, 6 है, बाय आधार बेस कितना है अपने पास, 8 है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अपने पास 3/4, तो थीटा इजिकल टू कितना आ गया, tan इनवर्स 3/4। थीटा इजिकल टू कितना आ गया, tan इनवर्स 3/4। जब थीटा कहां से लिया है आपने, 8 न्यूटन से लिया है, देखो, तो tan इनवर्स क्या आएगा, 3/4 आया है, कब, जब तुम्हारे पास तुमने थीटा जो है एंगल किससे लिया है, 8 न्यूटन से लिया है, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है ना, कि 8 न्यूटन के कंपैरिजन में ये इतना है, ओके। इसमें कोई समस्या अपने को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा, 6 न्यूटन से लेते तो, अगर थीटा ये वाला लेते तो, अगर थीटा ये वाला लेते तो ये आता अपने पास tan थीटा इजिकल टू लंब, इसके लिए लंब कौन सा, ये वाला है ना, ये आएगा 8, 8 बाय बेस कितना है 6, तो 4/3, तो ये थीटा इजिकल टू आ गया tan इनवर्स 4/3, ठीक है। तो 4/3 कब है, जब ये 6 न्यूटन से है, 4/3 कब है, जब ये 6 न्यूटन से, तो पहला वाला भी सही है और तीसरा वाला भी अपने पास सही है, तो पहला और तीसरा दोनों सही है, तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। अब एक स्टूडेंट ये भी सोच सकता है ये ऑप्शन सही हो गया, ठीक है ना, तो ये तो सही होगा नहीं, नहीं, इन्होंने दोनों अलग अलग दे रखे हैं, दोनों फोर्सेज के अकॉर्डिंग दे सकते हैं, दे रखे हैं, तो तुम्हारे पास ये जो है हो सकता है कि दोनों ही ऑप्शन सही हो, तो ये दोनों सही थे, तो यहाँ इन्होंने देखो क्या कर दिया, ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 जो है वो दोनों सही है। बात ये आती है, ये पेपर टिपिकल कैसे, पेपर टिपिकल इसलिए है क्योंकि इन्होंने ऑप्शंस के ऑप्शन पूछ लिए, है ना, 4 ऑप्शन है, पहले उनको जस्टिफाई करो, ठीक है, उसके बाद डिसाइड करो कि नीचे जो ऑप्शन दिए उनमें पहला और दूसरा सही है, तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा सही है, ये सारे आपको जस्टिफाई करने पड़ेंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए जग फुल ऑफ हॉट वाटर, एक जग है वो क्या है, हॉट वाटर से भरा हुआ है, ठीक है ना, स्पिल्ड ऑन ए टेबल, टेबल पे वो बिखर जाता है, ठीक है। इट टेक्स सम टाइम टू कूल डाउन टू द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, तो उसको थोड़ा टाइम लगता है टेम्परेचर को सराउंडिंग के बराबर होने में। सिंपल सी बात है, गर्म पानी बिखेर दोगे तो थोड़ा टाइम बाद क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ द रिगार्ड, फॉलोइंग स्टेटमेंट आप देखो तुम कि क्या क्या इसके अंदर हो रहा है और कौन सा सही है, ठीक है। पहला क्या करा है, वाटर कूल्स डाउन एट यूनिफॉर्म रेट ऑफ कूलिंग, नहीं, ये गलत बात है, ठीक है ना। क्यों,
क्योंकि जो कूलिंग होती है ना, जो कूलिंग होती है वो टेम्परेचर के साथ यूनिफॉर्म रेट से नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि जो कूलिंग होगी ना वो प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर डिफरेंस के। मतलब उस पानी का तापमान कितना है, टेम्परेचर कितना है, और बाहर जो सराउंडिंग्स है उसका टेम्परेचर कितना है, तो उन दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस की क्या होगी, वो प्रोपोर्शनल होगी। ठीक है ना, जो आपका टेम्परेचर में रिड्यूस आएगा, हीट में जो रिड्यूस आएगा। ठीक है, ओके, एक बात सही है। अब हो क्या रहा है, ये गैप धीरे धीरे कम हो रहा है, ये गैप धीरे धीरे कम हो रहा है, गैप धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसके टेम्परेचर गिरने की स्पीड भी धीरे धीरे क्या होगी, कम होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं कि इस जो ये जो पानी है जो इस टेबल पे बिखरा हुआ है, इसका धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, पहले क्या था, ये ज्यादा था, ये मान लो बहुत कम था। ठीक है, तो कुछ ये डिजिट बड़ी थी, थोड़े टाइम बाद क्या होगा, ये इसका तापमान भी तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, नॉर्मलाइज हो रही है ये, है ना। तो ये डिफरेंस क्या रहेगा, कम रह गया। तो ये रिलेशन कभी भी लीनियर नहीं हो सकता, यूनिफॉर्म रेट नहीं हो सकता। तो यहाँ यूनिफॉर्म रेट नहीं होगा। ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग यहाँ पे लग रहा है। और अच्छा, ये यूनिफॉर्म नहीं होगा, लीनियर रिलेशन नहीं होगा, तो कौन सा रिलेशन होगा, ये रिलेशन होगा अपने पास, कौन सा, एक्सपोनेंशियल रिलेशन। कौन सा रिलेशन होगा अपने पास, ये एक्सपोनेंशियल रिलेशन होगा। ठीक है, तो ये अपने पास क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है, ऑप्शन नंबर 1 क्या है, गलत है। तीसरा क्या है, व्हाइल कूलिंग देयर इज ए फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट वाटर टू टेबल एंड सराउंडिंग, हाउएवर देयर इज आल्सो ए फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम सराउंडिंग्स टू वाटर। कि जो ऊर्जा है ना उसका संचरण दोनों साइड में होता है। ठीक है ना, हॉट वाटर से लेकर के उस तक होगा, क्या बोलते हैं, बाहर सराउंडिंग तक होगा, और सराउंडिंग से लेकर के हॉट वाटर तक होगा। तो ऑप्शन नंबर ये भी अपने पास क्या है, सही है। ठीक है, वाटर लूज इट्स एनर्जी टू सराउंडिंग थ्रो कंडक्शन एंड कन्वेंशन ओनली। कंडक्शन और कन्वेंशन होता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तीनों हो सकते हैं। वाटर लॉस इट्स एनर्जी टू सराउंडिंग थ्रो कंडक्शन, कन्वेंशन एंड रेडिएशन। तो यहाँ क्या होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अगर फिफ्थ ऑप्शन नहीं होता तो फोर्थ होने के सही चांस बनते, पर अब ऐसा नहीं है, तो फोर्थ अपना गलत माना जाएगा, फिफ्थ सही माना जाएगा। तो सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, है ना, सेकंड, थर्ड और फिफ्थ, ये तुम्हारा ऑप्शन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्टली सही तुम कह सकते हो, है ना। सेकंड, थर्ड और फिफ्थ ऑप्शन जो है वो तुम्हारा सही होगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा यहाँ पे, सेकंड आ जाएगा। ठीक है, कि तीनों की तरीके से होगा, हीट का फ्लो दोनों साइड से होता रहेगा। ठीक है, और अपने पास एक्सपोनेंशियली गिरेगा, तापमान जो है ना वो एक्सपोनेंशियली गिरेगा, ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म रेट से गिरेगा या फिर लीनियर रिलेशन के गिरेगा ये। ठीक है, ये आ गया अपने पास 37 नंबर क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट देखो 38 अपने को क्या करा है। 38 क्वेश्चन क्या है, 38 नंबर, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बोहर्स मॉडल फॉर द स्पेक्ट्रा ऑफ ए हाइड्रोजन एटम। की हाइड्रोजन एटम के लिए आप जो बोहर के मॉडल का स्पेक्ट्रा है ना, वो आपको इनमें से क्या क्या चीजें उनके लिए सही है, क्या नहीं है। ठीक है ना, बोहर स्पेक्ट्रा क्या होता है, देखो बोहर स्पेक्ट्रा अपने पास होता है, बोहर मॉडल क्या होता है स्पेक्ट्रा के अंदर, पहली बात ये एक इलेक्ट्रॉन एटम के लिए लगता है। ठीक है, दूसरी बात इसको आप मॉलिक्यूल्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तीसरी बात ये क्या करता है, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा देता है। ठीक है, चौथी बात इसने अपने 3 कॉन्सिक्वेंसेस दिए थे। ठीक है ना, क्या क्या दिए थे, कि जो अपने पास क्या बोलोगे, सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं। ठीक है, जहां उसका जो अपने पास MVR है वो NH/2 का कंप्लीट मल्टीपल होना चाहिए। तीसरा क्या होता है कि जब ये हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आएगा तो ये एनर्जी क्या करेगा, इमिट करेगा, और लोअर से हाईएस्ट में जाएगा तो हायर में जाएगा तो इसको एनर्जी अपने को देनी पड़ेगी, एनर्जी ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, पहला देखो क्या करा है, इट विल नॉट बी एप्लीकेबल टू हाइड्रोजन इन द मोलिकुलर फॉर्म। बिल्कुल सही बात है, ये कहां लगता है, इलेक्ट्रॉन एटम में लगता है, तो आप इसको H एटम पे लगा सकते हो पर H2 मॉलिक्यूल पे नहीं लगा सकते। तो पहला स्टेटमेंट क्या हो गया अपने पास, सही हो गया, कि ये नहीं एप्लीकेबल होगा मॉलिक्यूलर फॉर्म में। ठीक है, दूसरी बात, इट विल आल्सो बी एप्लीकेबल टू द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ हीलियम एटम। बिल्कुल नहीं, क्यों, क्योंकि हीलियम में क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, जबकि बोहर मॉडल सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एटम पे लगता है, और यही सबसे बड़ी इसकी कमी थी। ठीक है ना, He+ के ऊपर तुम लगा सकते हो, He+ पे लगा सकते हो, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन बच गया। ठीक है ना, पर जनरली जो हीलियम है तुम्हारे पास एटम है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर अप्लाई नहीं होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट तुम्हारे पास क्या हो गया, गलत हो गया। तीसरा क्या है, इट प्रेडिक्ट बोथ कंटिन्यूअस एज वेल एज डिस्क्रीट स्पेक्ट्रल लाइन। बिल्कुल भी नहीं, ये सिर्फ डिस्क्रीट ही बताता है, यहां में लिखा ना डिस्क्रीट बताता है, कंटिन्यूअस नहीं बताता है, तो ये अपने पास भी नहीं है। तो यहाँ स्टेटमेंट कौन सा सही है, सिर्फ और सिर्फ पहला सही है। तो पहला स्टेटमेंट यहाँ क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, और बाकी 2 क्या हो जाएंगे, यहाँ गलत हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा, फर्स्ट ओनली। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, 2 अपने पास रह गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपने पास क्या है, ए यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी इज प्लेस्ड इन XY प्लेन, लेट इट्स सेंटर डिनोट द origin of Cartesian coordinate system. A small piece of an irregular shape is taken out from the center of the plate and glued to the periphery of the plate in the first quadrant. Thus the plate has a hole in the center of the plate. Which of the following statement would be true in this regard? ठीक है, एक यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट है, ए यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी।
ठीक है, यूनिफॉर्म सर्कुलर प्लेट है जिसकी डेंसिटी भी क्या है, यूनिफॉर्म है, इज प्लेस्ड इन एक्स वाई प्लेन। ये लो एक्स वाई प्लेन है तुम्हारे पास, ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, और ये अपने पास बाहर जो आ रही है ये वाली जो मेरी तरफ आ रही है वो क्या होगी, जेड एक्सन होगी। ओके, इसमें एक प्लेट रखी हुई है, ये लो जी हमने रख दी। ठीक है, डायग्राम में से ऐसा ही बनता है, तुम देख लेना है ना। लेट्स इट्स सेंटर डिनोट द ओरिजिन, इसका ओरिजिन जो है ना वो इसका सेंटर है। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है तो एक्स वाई जेड ले लिया। ओके, स्मॉल पीस ऑफ एन इरेगुलर शेप इज टेकन आउट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेट, कि स्मॉल पीस है और इरेगुलर है, मान लेते हैं इस तरीके का कुछ हमने इससे निकाल लिया। ठीक है, निकाल लिया, एंड ग्लूड टू द पेरीफेरी ऑफ द प्लेट इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको यहां से निकाला और इसको कहां चिपका दिया हमने, यहाँ चिपका दिया। ठीक है, थोड़ा सा मास कहां चला गया, यहाँ चला गया, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, ये जो मास था पहले इसकी दूरी सेंटर से बहुत कम थी, अब इसकी सेंटर से दूरी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, दो बात यहाँ हो गई। ठीक है, दस द प्लेट हैज ए होल इन द सेंटर ऑफ द प्लेट, अगर यहां से जाकर के यहां चिपकाओगे तो यहां क्या बन जाएगा, एक होल बन जाएगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वुड बी ट्रू इन दिस रिगार्ड, तो इस रिगार्ड में कौन सा स्टेटमेंट जो है वो अपने पास क्या रहेगा, ट्रू रहने वाला है। ठीक है ना, इस रिगार्ड तुम्हारा कौन सा स्टेटमेंट है, ट्रू रहने वाला, ये अपने को बताना है। ठीक है, पहला देखो क्या है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सेस इज देन इंक्रीज, बढ़ेगा, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर होता है। ठीक है, इस बार क्या हुआ, पहले आर कम थी, इस पार्ट के लिए मैं बात करूं पहले और अब में क्या चेंज आया, इतना ही चेंज आया कि ये पार्ट यहां चला गया, तो पहले आर कम थी अब आर बढ़ गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बढ़ गया, ये बात तो बिल्कुल सही है। सेकंड क्या कर रहा है, एंड द सेंटर ऑफ द मास ऑफ द प्लेट इज नाउ इन द सेकंड क्वाड्रेंट, बिल्कुल भी नहीं, पहले ये सिमेट्रिक थी, तो सेंटर ऑफ जो मास था वो कहां था, सेंटर पे था, अब ये यहां आ गया थोड़ा सा, तो अब जो मास कहां गया, थोड़ा सा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, मास थोड़ा सा कहां चला गया, एक्स्ट्रा फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया, तो सेंटर ऑफ मास भी कहां चला जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही चला जाएगा, है ना। तो इसने क्या बोला, सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं, पहला क्वाड्रेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, ये तो मेरे को बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, बता दिया फिर भी, है ना। तो सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा, नहीं फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, तो पहला इन्होंने कर दिया बिल्कुल गलत। द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस देन डिक्रीज, नहीं भाई साहब इंक्रीज होगा, ये जेड एक्सिस है। ठीक है, इसी से तो दूरी देखनी है तुम्हें वस्तुओं की, है ना, पार्टिकल्स की, तो डिक्रीज भी नहीं होगा, तो ये भी गलत है। ये फिर से इसने डिक्रीज बोल दिया, तो ये भी गलत है। चौथा देखो, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस इंक्रीज, ठीक है, जेड एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो इंक्रीज हो गया, बिल्कुल सही बात है। एंड द सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लेट इज नाउ इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सेंटर ऑफ मास क्या है प्लेट का, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपने पास आ जाएगा, ये बात बिल्कुल सही है कि सेंटर ऑफ मास जो है अपने पास क्या आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 अपने पास सही होगा। दो बात यहाँ होगी, पहले क्या होगी, पहली बात ये सेंटर खाली हो गया, दूसरी बात ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, क्यों, क्योंकि इससे जो जिस एक्सेस के प्रीत है ना अपने निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उससे इसके पार्टिकल्स की दूरी क्या हो गई, बढ़ गई, जो नई पोजीशन आई है पहले की तुलना में बढ़ गई, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया। तीसरी बात, ये पार्टिकल्स कहाँ गए, थोड़े एक्स्ट्रा पार्टिकल कहाँ चले गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में चले गए, तो तुम्हारे पास पहले ये ओरिजिन पे था सेंटर ऑफ मास, अब ये भी कहाँ चला गया, वहां चला गया। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ सही है। ठीक है, अब तुम्हारे पास ये जो ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट है ईएमआर पीजीटी फिजिक्स का, इसका लास्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसफॉर्मर हैज एनपी इज इक्वल टू 2000 टर्न्स। ठीक है ना, कि अपने पास जो एनपी है, ठीक है ना, पहला जो तुम्हारे पास प्राथमिक जो तुम्हारे पास कुंडली है, ठीक है, इस तरीके से ट्रांसफॉर्मर तुम्हारा जो है वो होता है, जो कि अन्योन्य प्रेरण जो होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस होता है, उस पर काम करता है। ठीक है, एनपी जो है फर्स्ट जो कॉइल है उसके अंदर नंबर ऑफ राउंड्स कितने हैं, 2000 टर्न्स है। ठीक है, और एनएस क्या है अपने पास, 100 टर्न्स है। ठीक है ना, एनपी क्या है अपने पास 2000 टर्न्स है, और एनएस क्या है 100 टन्स है। ठीक है ना, सेकंड दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या 100 है, पहले में कितनी थी 2000 थी। ओके, इट इज कनेक्टेड टू वीपी इज इक्वल टू 220 वोल्ट, जो प्राथमिक कुंडली है इसमें जो वोल्टेज है वो कितनी है अपने पास 200 वोल्ट की एसी सोर्स में लगा हुआ है। ठीक है, इफ द सेकेंडरी करंट इज आईएस इज इक्वल टू 5 एम्पियर, अगर सेकेंडरी करंट जो है अपने पास वो कितनी है 5 एम्पियर है। ठीक है, अपने को बोल दी सेकेंडरी कोइल में करंट जो है वो 5 एम्पियर है, एंड लॉसेज आर नेग्लिजिबल, और कोई लॉस जो है यहाँ नहीं हो रहा, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी करंट, तो प्राइमरी करंट कौन सी रहने वाली है। ठीक है ना, कि प्राइमरी कुंडली जो है इसमें तुम्हारे पास जो करंट है वो कौन सी रहेगी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी करंट, प्राइमरी करंट जो है वो क्या रहेगी, आईपी तुम्हें निकालनी है। ठीक है, देखो ये कैसे निकलती है, ये अपने पास कुछ इस तरीके से निकलती है कि पहली कुंडली में जो अपने पास होती है शक्ति पावर, वो सेकंड कुंडली में जो पावर होती है उसके इक्वल होती है, पहला रूल तो होता ही है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है कि नंबर ऑफ टर्न्स के हिसाब से, ठीक है, जो रेशियो बनता है वो वोल्टेज का तो सेम बनता है। ठीक है ना, वोल्टेज का क्या बनता है, सेम बनता है। ठीक है,
और करंट का क्या बनता है, अपोजिट बनता है। करंट का क्या बनता है, अपोजिट बनता है। ऐसा क्यों है, ऐसा इसलिए क्योंकि ये इक्वल है, तो यहां से क्या आएगा, आई एस वी एस इज इक्वल टू आई पी वीपी। ठीक है, तो यहां से आप देख सकते हो वी एस वीपी बटा वी एस निकालोगे तो आई एस बटा आई पी आएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या है, पहली कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है अपने पास, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो अपने ये निकाल लेंगे। ठीक है ना, ये निकाल लेंगे, निकालो। एनपी कितना है, पहले के अंदर टर्न्स कितने हैं, 2000 है, दूसरे में टर्न्स कितने हैं, 100 है। ठीक है, पहले सेकेंडरी में दूसरे में करंट कितनी थी, 5 एम्पियर थी। दूसरे में करंट कितनी थी, 5 एम्पियर थी। पहले में करंट कितनी है अपने को पता करनी है। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये से ये गया। ठीक है, तो यहाँ से आईपी क्या आ जाएगा, आईपी आ जाएगा 5/20। तो ये आएगा अपने पास 0.5/2, जो कि क्या आ जाता है 0.25, है ना, एम्पियर। तो प्राइमरी जो कुंडली थी उसमें करंट कितनी थी, 0.25 करंट थी। ठीक है, इस तरीके से अपने जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं ईएमआरएस पीजीटी फिजिक्स जो 2026 वाला पेपर था, जो 22 मार्च को तुम्हारे पास हुआ था, उसको हमने सोल्व कर लिया है। और सोल्व करने के साथ ही मेरा रिव्यू इसको लेकर ये है काफी, ठीक है ना, काफी ये मॉडरेट लेवल का पेपर था। ठीक है, और जो हमने कल क्वेश्चन किए थे वो थोड़े से टिपिकल थे, आज वाले फिर भी थोड़े इजी थे। ठीक है ना, तो पेपर इजी नहीं कह सकते, मॉडरेट लेवल का था। और अभी भी मैं यही कहता हूं, आपकी जो ऑब्जेक्टिव की तैयारी है ना, ठीक है ना, वही आपको सब्जेक्टिव में सिलेक्शन दिलाती है, क्योंकि दोनों फिजिक्स ही है। इसमें आपको बहुत ज्यादा ऐसे नहीं सोचना सब्जेक्टिव की तैयारी अलग होती है, ऑब्जेक्टिव की तैयारी अलग होती है, नहीं। लिखने की प्रैक्टिस कर लो तुम, ठीक है ना, मुझे ऐसा लगता है लिखने की प्रैक्टिस कर लो और तुम्हारा काम बन जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा कभी भी ये इसके लिए नहीं कह रहा, मैं हमेशा के लिए कह रहा हूँ तुम्हें, हमेशा फिजिक्स पढ़नी है तुम्हें, वो ऑब्जेक्टिव में भी काम आएगी, सब्जेक्टिव में भी काम आएगी। और ऑब्जेक्टिव तरीके से तुम पढ़ रहे हो, तो वो अगर केवीएस ने पैटर्न चेंज किया, तो चाहे आगे आरपीसी पैटर्न चेंज करे, चाहे एसपीसी चेंज करे, तुम्हारे पढ़ने, तुमने ढंग से पढ़ रखा है, उसकी प्रैक्टिस जरूरी है। लास्ट के अंदर जाके सब्जेक्टिव आ रहा है, तो सब्जेक्टिव के तरीके से प्रैक्टिस करो। वो प्रैक्टिस अगर आप कर लोगे तो आप एक अच्छी रैंक लेके जाओगे, चाहे सिलेक्शन आज नहीं हो, कल नहीं हो, पर एक दिन ऐसा आएगा कि तुम अपनी जो सीट है वो सिक्योर कर लोगे। ठीक है, इस वीडियो के अंदर अपने पास इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपने जो इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं वो सोल्व करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।